साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी में। हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 को लेकर के आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ष 2022 के प्रश्न पत्र का हल। 8 मार्च 2022 की पहली शिफ्ट का जो पेपर था उसको हम हल करेंगे। आज के इस पेपर में हम हल करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी के बाद फिर हम पढ़ेंगे जो है आपकी पर्यावरण की पेडागोजी। पर्यावरण के बाद पढ़ेंगे आपकी गणित की पेडागोजी। तो आप जितनी भी विषय की पेडागोजी है, पूरी पेडागोजी के यदि ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राईब कर लें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें। इन वीडियो को देख करके आपको 3 सहूलियत होगी। सबसे पहले आपको एक एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा कि ईएसवी के क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वह क्या है, पेडागोजी का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चंस का किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और तीसरा इन्हीं क्वेश्चंस में से रिपीट क्वेश्चन भी आपसे हो सकता है पूछे जाएं। इस तरीके से तो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो में। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्या कहलाता है। हमको बताना है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना, इससे क्या फ़ायदा है और इसका हम क्यों प्रयोग करते हैं भाषा में। व्याकरण का एक प्रमुख हिस्सा है, क्या इसलिए उपयोग करते हैं, या फिर हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है, या भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाते हैं, केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का एक हिस्सा है। तो इसका जो राइट उत्तर है कि हम अपनी भाषा की अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए इन सब का प्रयोग करते हैं, मुहावरे का, लोकोक्तियों का, कहावतों का। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। जब हम भाषा शिक्षण मतलब भाषा को हम जब पढ़ाते हैं तो अधिगम सामग्री का मतलब है जो हम सीखने के लिए सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रमुख दायित्व क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। ऑप्शन है कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण कर पाना। प्रश्न नंबर 2 का जो हमको उत्तर बताना है, तो जो हमारी विषय वस्तु है उसमें जो कठिनाई है उस कठिनाई को हम आसानी से बच्चों तक पहुंचा सकें, बच्चे उस कठिनाई को आसानी से समझ सकें, इन सब के लिए ही हम जो है शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसीलिए अधिगम सामग्री का शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है ताकि कठिन से कठिन विषय वस्तु को ही बच्चे आसानी से सीख सकें। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी। साथ ही हम देख लेते हैं कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना ये भी कोई उद्देश्य नहीं है, और शिक्षण कार्य में शिक्षक को कम मेहनत हो इसका भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, गद्य पाठों के मौखिक पठन का मुख्य तत्व क्या है। एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। पद्य में आता है आपके पद मतलब कविताएं, और गद्य में आते हैं आपके पाठ जैसे कि निबंध, एकांकी, व्यंग, ये सारी चीज़ें। इनका प्रमुख तत्व क्या है, बलाघात, स्पष्ट अक्षरोच्चारण, शुद्ध शब्दोच्चारण, लोकोक्तियों का प्रयोग। तो इन सब का मौखिक पठन का मतलब इनको पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न नंबर 3 का जो हमारा राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध शब्दोच्चारण। जो शब्द लिखे हैं उनमें शुद्ध जो है उन शब्दों का उच्चारण कर सकें। यहाँ पर आपको बता सकते हो कि बताना है यहाँ पर कौन सी संधि होगी शब्दोच्चारण शब्द में, आप कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या विशिष्ट उद्देश्यों का एक गुण नहीं है। एक होता है सामान्य उद्देश्य, एक होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों का क्या गुण नहीं है हमको ये बताना है। ऑप्शन है इनका आधार दार्शनिक होता है, इनका आधार मनोवैज्ञानिक होता है, ये विशिष्ट होते हैं, एक कार्यपरक होते हैं। हमको इसका उत्तर बताना है। तो जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनमें से एक इसका जो गुण नहीं है कि इनका आधार दार्शनिक हो। कोई भी मनोवैज्ञानिक चीज़ है उसको हमको दार्शनिकता से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिकता से उसके उद्देश्यों को देखना है, और वही उनका उद्देश्य होता है, चाहे विशिष्ट हो या सामान्य।
इसलिए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर आपका ए। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना निम्न में से किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? अहम केंद्रित मतलब कहलाता है खुद से जुड़ी होना, सेल्फ सेंटर्ड या अहम केंद्रित। तो जो अहम केंद्रित भाषा है इसकी संकल्पना, संकल्प मतलब इसका सिद्धांत जो है किसने दिया, इसका सीधा सा अर्थ है कि अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना या अहम केंद्रित भाषा का सिद्धांत जो है निम्न में से किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है या किसने दिया है। भाषा जो है प्रश्न की उसको भी समझना हमें बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन है अरस्तु, टेलर, पियाजे और विलियम्स। तो जो अहम केंद्रित भाषा का सिद्धांत है ये जो दिया है, यह दिया है प्रश्न नंबर 5 का। हमारा जो राइट उत्तर है वह है जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना जो दी है वह किसने दी है? वह दी है आपकी अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना जीन पियाजे ने। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है हमको बताना है। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना, अधिगमकर्ता में सुधार लाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि लाना एवं सुधार लाना, अधिगमकर्ता की बौद्धिक क्षमता का विकास ना कर पाना। तो ना शब्द तो आते ही डी तो ऑटोमेटिक हट गया। अब अधिगमकर्ता में सुधार लाना, अधिगमकर्ता में उपलब्धि जानना। लेकिन यदि हम तीसरा ऑप्शन पढ़ें तो इसमें दोनों चीज़ें समाहित हैं, उपलब्धि भी जानना है, सुधार भी लाना है। और मूल्यांकन का उद्देश्य भी यही होता है कि जो अधिगमकर्ता मतलब बच्चे ने जो पढ़ाई की है उसकी क्या उपलब्धि है और उसमें पहले की अपेक्षा भी क्या सुधार आए हैं, ये दोनों चीज़ें चेक करना ही जो है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिगमकर्ता की उपलब्धि को जानना एवं उसमें सुधार लाना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से लिखना सिखाते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? जब हम बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं, राइटिंग करना सिखा रहे हैं, उस समय अध्यापक को मतलब शिक्षक को किस बात पर ध्यान नहीं रखना चाहिए? कौन सी बात ऐसी है जिस पर विशेष जोर नहीं देना चाहिए या कौन सी बात को हमें इग्नोर करना चाहिए? क्या है इसका उत्तर? ऑप्शन दिए गए हैं, छात्रों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, छात्रों के बैठने का ढंग उपयुक्त हो, छात्रों में सर्वप्रथम वर्णमाला का अभ्यास कराना चाहिए, अध्यापक को स्वयं आदर्श लेखन बच्चों के समझ नहीं होगा, यहाँ पर समक्ष होगा, समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 का जो राइट उत्तर है जो है, लिखाते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि छात्रों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस बात को जो है ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि हमें छात्रों से भेदभाव करना है या नहीं करना है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बाकी बैठने का ढंग सही होना चाहिए बिल्कुल। सर्वप्रथम बच्चों को वर्णमाला का अभ्यास बिल्कुल कराना चाहिए और अध्यापक को जब हम बच्चों को पहली बार सिखा रहे हैं तो एक बार हमको आदर्श लेखन हमें लिख करके बताना चाहिए कि इस तरीके से हमको इसको हल करना है। मान के चलिए बच्चों को वर्णमाला सिखा रहे हैं तो पहले हमें बच्चों को आ बना के सिखाना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए, बाद में उनसे बोलना चाहिए कि अब इसको अनुकरण करके आप भी लिखें। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, यह निम्न में से कौन सी विधि कहलाती है? मतलब अधिगम की शिक्षण की ऐसी विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य दिया जाता है, कौन सी विधि कहलाती है? ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक विधि, संक्षेपण विधि, अनुच्छेदन विधि या रसास्वादन विधि। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, ह्यूरिस्टिक विधि। ए आधा हा और या है, चूंकि लेखन मिस्टेक के कारण ए लिख गया है, यह ह्यूरिस्टिक विधि।
ह्यूरिस्टिक विधि को ही हम खोजी विधि कहते हैं, इसी को ही हम जो है अन्वेषण विधि भी कहते हैं। तो आप इसको भी याद कर लें, इसी को हम अन्वेषण विधि भी कहते हैं। और तो इसी विधि को खोजी विधि के रूप में जाना जाता है। इस विधि का जो जनक है वह है एलन पार्कहर्स्ट, आप इसको भी याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इस कथन व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक होता है से आप, जो एक कथन है इससे आप व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक होता है से आप कैसे हैं? अंशतः सहमत हैं भी और नहीं भी, पूर्णतः सहमत हैं या बिल्कुल सहमत नहीं है। मतलब जो व्याकरण है या व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक होती है, इस बात से आप क्या वास्ता रखते हैं? थोड़े बहुत सहमत हैं या फिर बिल्कुल सहमत भी हैं नहीं भी हैं, पूर्णतः सहमत हैं या बिल्कुल सहमत नहीं है, आपको बताना है इस प्रश्न का राइट उत्तर। ऑप्शन नंबर जो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है वह पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि जो व्याकरण होती है वह व्यवहारिक भी होती है और सैद्धांतिक भी होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। अब कोई सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी सीख रहा है तो इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। तो कंठस्थ करना तो जहाँ भी आ जाए इसको हमें याद करना, कंठस्थ करने को तो तुरंत हटा देना है। अब बचते हैं ए, बी और सी। प्रश्न नंबर 10 का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैनिक जीवन में, क्योंकि हम सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर हिंदी सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास कर सकें। ये हमारा सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य है। कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भावों की अनुभूति करना, आनंद का संचार करना, भावों का अनुभूति रहित होना या शाश्वत वाचन करना। प्रश्न नंबर 11 का जो राइट उत्तर है, कविता शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है भावों की अनुभूति करना। जो भाव कविता में हैं उसको बच्चा अनुभूत कर सके, उसको महसूस हो, उसको जो है उस बात का एहसास हो कि इस कविता का भाव क्या है, यही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। आनंद का संचार करना मुख्य उद्देश्य नहीं होता, हो सकता है एक सहायक उद्देश्य हो। भावों का अनुभूति रहित होना, यदि हमारे भाव अनुभूति रहित हैं तो फिर हम असंवेदनशील बन जाएंगे, संवेदना तो खत्म ही हो जाएगी, ये भी नहीं है। शाश्वत वाचन कराना मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता है, सहायक उद्देश्य भले ही हो, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण के अंत में शाश्वत पाठ के सोपान का उद्देश्य है। मतलब जब हम कविता को जो है पढ़ाते हैं तो उसके अंत में एक बार शाश्वत सभी मिलकर के एक साथ पाठ करें, पाठ के सोपान का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कविता पढ़ाने के दौरान उसको गा कर के पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है काव्य पाठ का अभ्यास करवाना, कविता के भावों को अवगत कराना, काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, काव्यमय वातावरण में पाठ समाप्त करना। तो काव्यमय वातावरण में पाठ समाप्त करना तो उद्देश्य बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए डी को तो हम सबसे पहले ही हटा देंगे। काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना ये उद्देश्य हो सकता है, कविता के भावों से अवगत कराना और काव्य पाठ का अभ्यास करवाना ये भी उद्देश्य होते हैं, लेकिन इनसे भी बड़ा जो उद्देश्य है वह है आपका बच्चा जो है कविता के भाव को सही से समझ सके, इसलिए उसका जो है शाश्वत पाठ वाचन कराया जाता है गा करके। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता नहीं है? हम जो है भाषा शिक्षण करा रहे हैं, अब इनमें कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है या जिनकी उपयोगिता नहीं है? पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती हैं, पाठ्य पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं, पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है,
पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षक व छात्रों के ज्ञान अर्जन का महत्वपूर्ण साधन है। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सी उपयोगिता नहीं है। प्रश्न नंबर 13 का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तकें शिक्षक व छात्रों के ज्ञान अर्जन का महत्वपूर्ण साधन है। जो है ये उपयोगिता इसकी नहीं है। बाकी जो और अन्य चीज़ें हैं वह जो है इसकी सही है कि पुस्तकें मौलिक चिंतन करती हैं। पाठ्य पुस्तक शिक्षक का मार्गदर्शन भी कर देती हैं कि हमको कैसे पढ़ाना है। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है। ये तीनों ऑप्शन सही है, ये गलत है और हमसे नहीं पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ESB ने यही उत्तर माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस विधि में छात्रों को पहले पाठ्य विषय का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है, फिर उसके विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित किया जाता है। मतलब पहले हम पाठ्य वस्तु को जो है उसके अलग अलग जो है पार्ट्स का हम नॉलेज देंगे, पढ़ाएंगे, लास्ट में सभी अंगों का संबंध स्थापित करा देंगे। मतलब बताएंगे कि सभी जगह में इसमें क्या संबंध है। तो कौन से विधि में ऐसा किया जाता है? परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, मिश्रित विधियों द्वारा सीखना या निरीक्षण द्वारा सीखना। प्रश्न नंबर 14 का जो सही उत्तर है वह है आपका मिश्रित विधियों द्वारा सीखना। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ हमने आज का ये वीडियो कंप्लीट किया और हमने जो है आपका 8 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमने कंप्लीट कर लिया। कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतने कम समय में इतनी स्पीड से और इतने सारे प्रश्न शायद ही है कोई कराता हो। तो आप जो है कम समय में ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो ऐसे वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों तक शेयर भी करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।